वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे CSIR यूनिट 4 सेल्स सिग्नलिंग के MCQ क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है तो आपको करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और डेली वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि देखो ये जो आपका मटेरियल है आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। तो 800-900 रुपये आपको बुक मिलेगी, ये इससे ज़्यादा महंगी भी हो सकती है। और आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री सीरीज़ चली हुई है। आपको 13 यूनिट्स के फ्री MCQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए जाएंगे। हर एक यूनिट्स के लगभग 100 से 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चा दिसंबर बैच के लिए टारगेट कर रहा है या आगे के लिए टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हुए हैं कल, वो वीडियो आपको वॉच कर लेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें, ओके। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आपको पता करना है कि एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे इसका आंसर ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि दो पाथवे चले हुए हैं, पाथवे 1 और पाथवे 2। पाथवे 1 में क्या हो रहा है, ठीक, और पाथवे 2 में क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन काइनेज है, कौन फॉस्फेट है, ठीक है। आप सभी को पता होगा काइनेज, देखो आपको मैंने बताया भी हुआ है और आपको पता भी होगा। जो भी बच्चा, जिस बच्चे को पता होगा काइनेज क्या होते हैं और जिस बच्चे को पता होगा कि फॉस्फेटेज क्या होते हैं, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको काइनेज क्या होते हैं, ठीक है। पहले आपके यहाँ पर पता हो जाए काइनेज और दूसरा पता हो जाए आपको भाई फॉस्फेट। तो काइनेज एक ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी अन्य प्रोटीन्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाने की क्षमता रखते हैं। यानी फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाने वाली प्रोटीन्स को हम काइनेज बोलते हैं और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवाने वाली प्रोटीन्स को हम फॉस्फेटेज बोलते हैं, ठीक है। यदि आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है काइनेज के होंगे जो फॉस्फेट को अटैच करवाएंगे, फॉस्फेटेज क्या होगा जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाएंगे। अब देखो पहला पाथवे पढ़ो, दूसरा बाद में पढ़ना, पहले पहला पढ़ो। When only pathway 1 is activated, C and H is phosphorylated, ठीक है। देखो पहले बोला है कि इन्होंने C, देखो कोई भी मान लीजिए पाथवे है, एक सेकंड, कोई भी देखो ये पाथवे है, इस पाथवे में बोला इन्होंने कि क्या हुआ है, C और H जो आपका वो क्या है, एक्टिवेट है, इन्हें फॉस्फोराइलेटेड, इन पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, ओके। अब इन्होंने बोला है कि इनहिबिटर ऑफ B इनविट दिस फॉस्फोराइलेशन, कोई एक बी प्रोटीन है जो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर बताई हुई पाथवे में बी सी से पीछे है। तो कोई एक बी प्रोटीन है, वो क्या कर रही है, उसका जो इन्विटर है जो बी को इन्विट कर रहा है, कोई मान लीजिए कोई इन्विटर होगा, कोई भी है, ये कोई भी इन्विटर है जो बी को इन्विट कर रहा है। यदि हमारा बी इन्विट हो रहा है तो ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना सी और एच के ऊपर है, ये इन्विट हो जाएगी, तो ये इन्विट हो जाएगी। तो आपको क्या पता चल रहा है इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि बी क्या कर रहा है, इन दोनों को फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा रहा है। कैसे, देखो मान लीजिए पहले क्या था, सी और एच पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, पर जैसे ही कोई इन्विटर आया जिसने बी को इन्विट कर दिया, यानी बी की जो भी एक्टिविटी हो रही होगी उसको इन्विट कर दिया, अगर बी की एक्टिविटी इन्विट हो गई तो वहाँ पर फॉस्फोराइलेट ग्रुप भी वहाँ पर बोला इन्विट हो गया, फॉस्फेट ग्रुप भी वहाँ पर डिटैच हो गया। तो आपको दिमाग लगाना है कि जब बी की एक्टिविटी इन्विट हो रही है तो फॉस्फेट नहीं लग रहा है, तो मतलब बी फॉस्फेट लगा रहा था, तो एक बी क्या है, बी एक काइनेज है। अब ऑप्शन पढ़िए, अब बी एफ जी काइनेज हैं, बी सी जी फॉस्फेटेज है, यानी ऑप्शन बी तो आपको एलिमिनेट हो गया। सी पढ़िए, बी जी काइनेज है, एफ फॉस्फेटेज है, बी एफ काइनेज है। अब देखो ए सी डी अभी बचे हुए हैं, अभी ओनली बी ही आपका एलिमिनेट हुआ है। अब आगे पढ़िए, पाथवे 2 पढ़िए। पाथवे 2 में बोला है कि जी और सी क्या है, फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं, वाइल एच इज़ नॉट फॉस्फोराइलेट। अब दूसरे पाथवे में आपका जी और एच क्या है, जी और सी आपके फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं, ठीक, ओके, ठीक है। और एच क्या आ रहा है आपका, फॉस्फोराइलेट नहीं हो रहा है। अब देखो इन्विटर ऑफ एफ इन्विट्स दिस फॉस्फोराइलेशन। अब देखो जब इन्विटर ऑफ एफ जो है वो अगर इन्विट हो गया तो वो फॉस्फोराइलेशन भी हट रही है जी से सी के ऊपर। मतलब देखो कोई एफ है, एफ का जो कोई इन्विटर है वो एफ को इन्विट कर रहा है, जिसकी वजह से एफ की एक्टिविटी नहीं कर रही है, यानी फॉस्फेट अटैच नहीं हो रहा जी और सी के ऊपर, यानी एफ भी काइनेज है। देखो यहाँ पर समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। इधर बोला है कोई एफ है, ये एफ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि एन इन्विटर ऑफ एफ इन्विट्स फॉस्फोरेशन ऑफ जी एस सी। मान लीजिए ये एफ है, वो कोई ये इन्विटर है, कोई भी इन्विटर होगा, ये जब एफ को इन्विट कर रहा है तो एफ जो है वो फॉस्फोराइलेट नहीं करवा पा रहा है सी और जी के ऊपर,
ओके, तो इसका ये मतलब है कि एफ क्या था, काइनेज था। एफ ने सी और जी के ऊपर क्या किया हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाया हुआ था, ठीक है, यानी एफ भी हमारा काइनेज है। अब नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, वाइल रिस्टोरिंग द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एच, एच की रिस्टोरेशन हो जाएगी जब आपका सी और जी आपका इनहिबिट हो जाएगा, यानी सी और जी, ठीक है, एफ ने इनको किया हुआ था फॉस्फोराइलेट, बट एफ को कर दिया इनहिबिट, एफ को इनहिबिट कर दिया, यानी एफ अब जी और सी को भी इनहिबिट कर देगा, यानी इनके ऊपर अब फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगेगा। अगर इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा तो क्या बोला कि एच के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, रिस्टोरेशन होगी एच के ऊपर। इसका मतलब जी ने एच को इनहिबिट करके रखा हुआ था, पर जैसे ही जी आपका इनहिबिट हो गया, आपका पी एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है जी क्या था, जी फॉस्फेटेज था, जी ने पी एच को फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवा के रखा हुआ था, बट जैसे ही जी आपका इनहिबिट हो गया, एच पर फॉस्फेट ग्रुप लग गया। इसका मतलब जी हमारा क्या था, फॉस्फेटेज था, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी बी और एफ काइनेज हैं और जी फॉस्फेटेज है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर ए रोड टाइप फोटोरिसेप्टर, कोई एक रोड टाइप फोटोरिसेप्टर है, ठीक है, ओके, विद ए म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसन, उसके साथ जो प्रोटीन लगी हुई है वो क्या है, म्यूटेंट है, यानी इनएक्टिव है। दैट कैन नॉट एक्टिवेट फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज, वो फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज को एक्टिवेट नहीं करवा पा रही है, ठीक है, ओके। अंडर एनी सर्कमस्टेंस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस फोटोरिसेप्टर वुड मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। यदि आप कर सकते हो खुद तो कर लो, अदरवाइज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी है। देखो ये कौन सा पाथवे की बात की जा रही है, ये आपकी जी टी पाथवे की बात की जा रही है, GPCR में मैंने आपको समझाया हुआ है वहाँ पर। मान लीजिए यह कोई रिसेप्टर है, ये कोई फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, अब इस फोटो रिसेप्टर के साथ क्या लगा हुआ है, कोई ट्रांसड्यूसन प्रोटीन लगी हुई है। इन्होंने तो बोल दी म्यूटेंट वाली है, बट हम अभी भी सोचते हैं कि ये म्यूटेंट नहीं है, अभी ये ओके है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई लाइट गिरेगी तो यहाँ हमारा एक रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, इफेक्टर बोलते हैं जिसको, बोलते हैं हम फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज, फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज एक्टिव होगा, और जैसे फॉस्फोडाइजेस्ट एक्टिवेट होगा यहाँ वो इन्विट कर देगा किसको, ये इन्विट कर देगा डार्क करंट को, यानी सोडियम अंदर नहीं आएगा। सोडियम अंदर नहीं आएगा तो समझ लेना कि हमारा मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है, ये बात होगी यदि हमारा ये सब कुछ ओके होगा तो। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा ट्रांसड्यूसन ये थी अंदर वाली प्रोटीन जो जी प्रोटीन होती है, ये इनहिबिट है, ये म्यूटेंट है, ये ख़राब हो चुकी है। अगर ये ख़राब हो चुकी है और ये एक्टिवेट नहीं करवा पा रही है, इसको फॉस्फोडाइजेस्टर्स को एक्टिवेट नहीं करवा पा रही है, अगर हमारा फॉस्फोडाइजेस्टर्स एक्टिव नहीं होगा तो डार्क करंट अंदर आएगा, डार्क करंट अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगी। अब देखो कहाँ ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन पढ़ो, इट वुड शो द नॉर्मल डीपोलराइज्ड स्टेट इन द डार्क, ओके, ठीक है, और स्टे डीपोलराइज्ड इन लाइट, लाइट में भी डीपोलराइज्ड रहेगी। क्या स्टेटमेंट बन, ठीक है, बताओ मुझे। पहली स्टेटमेंट तो आप समझ चुके हो, इट वुड शो द नॉर्मल डीपोलराइज्ड स्टेट इन द डार्क, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो। एंड स्टे डीपोलराइज्ड, क्या वो डीपोलराइज्ड ही रहेगी अगर लाइट भी आ गई तो भी, यस, तब भी वो डीपोलराइज्ड ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रांसड्यूसन है वो ख़राब है, वो म्यूटेंट है, लाइट गिरे ना गिरे इसको कोई मैटर नहीं है। अब ये फॉस्फोडाइजेस्टर्स को एक्टिवेट नहीं करवा पाएगी। अगर एक बार फॉस्फोडाइजेस्टर्स हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ तो लगातार हमारी स्टेट कैसे रहेगी, डीपोलराइज रह जाएगी, चाहे लाइगेंड आए लाइगेंड ना आए कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि हमारी ट्रांसड्यूसन ही ख़राब हो गई है, वो म्यूटेंट हो गई है, यानी ऑप्शन ए इज़ द ठीक है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, रोडोप्सिन इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, अगेन इस पर क्वेश्चन आ गया है, रोडोप्सिन क्या है, रोडोप्सिन तो था वो फोटोरिसेप्टर, ओके। रोडोप्सिन इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बिलोंग टू द लार्ज फैमिली जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर, इट इज फाउंड इन द डिस्क ऑफ द रोड सेल ऑफ द ह्यूमन रेटिना, एक्टिवेशन ऑफ द रोडोप्सिन इज ड्यू टू, रोडोप्सिन की एक्टिवेशन कैसे होती है, क्या फॉस्फोराइलेशन ऑफ इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर टायरोसिन रेसिड्यू। तो पहली बात है ये एक GPCR है, अगर GPCR तो कभी भी इस पर ऊपर टायरोसिन नहीं लगा हुआ है, ये कोई आर्टिक है थोड़ी है। दूसरा, बाइंडिंग टू द एक्सटर्नल लाइगेंड टू इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर लूप, इसमें कोई भी लाइगेंड की जरूरत नहीं पड़ती है, गलत। तीसरा, फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। देखो फोटो आइसोमराइजेशन तो जब भी लाइट गिरेगी
लाइट गिरने से हमारा रोडोप्सिन एक्टिवेट होगा, और रोडोप्सिन एक्टिवेट होगा तो ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा तो फॉस्फोडाइजेस्टेज एक्टिवेट होगा, फॉस्फोडाइजेस्टेज एक्टिवेट होगा तो साइकिल जीएमपी कन्वर्ट हो जाएगी जीएमपी में, और जीएमपी एक बार एक्टिवेट हो गई तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो डार्क करंट अंदर नहीं आएगा, डार्क करंट अंदर नहीं आएगा तो मेम्ब्रेन हमारी हाइपर पोलराइज हो जाएगी और हमें देखना शुरू हो जाएगा, यानी हम अंधेरे में भी देख सकते हैं या लाइट में भी हम देख सकते हैं। ओके, और लास्ट वाला तो है ही गलत ना, एस्पार्टिक ग्रुप का कोई बात नहीं है इधर, कैल्शियम का तो कोई रोल ही नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25, फाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। रास इज ए मोनोमेरिक जी प्रोटीन बाइंडिंग स्विच प्रोटीन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रास एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन है और उसके पास जीटीपीज एक्टिविटी भी होती है। दूसरी, फॉस्फोडाइजेस्टर्स कन्वर्ट द साइक्लिक जीएमपी इनटू जीएमपी, ये देखो अभी मैंने बताया अभी थोड़े 2 सेकंड पहले आपको, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। क्यू भी, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डायमराइज्ड आफ्टर बाइंडिंग विद लाइगेंड। टायरोसिन काइनेज आपका जो आरटीके होता है वो डायमराइज कर जाता है जब भी लाइगेंड बाइंड होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी लाइगेंड आएगा पहले क्या होगा, डायमराइजेशन होगी, फिर ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी, यानी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। फोर्थ स्टेटमेंट है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आफ्टर एक्टिवेशन स्टिमुलेट द रास मैप काइनेज पाथवे। ओके, तो आरटीके से चलता है रास मैप काइनेज पाथवे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डी स्टेटमेंट है, यानी डी इज द स्टेटमेंट, बिल्कुल राइट है, PQRS। क्वेश्चन नंबर 26, विच द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट इन द सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेटेड बाय रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आरटीके की बात की जा रही है, तो आरटीके क्या करता है, ये तो बहुत ईजी है। रास एक्टिवेटिंग प्रोटीन, आरटीके जब एक्टिवेट होता है वो तो रास प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल सही है। देखो एडेनाइड साइक्लेज नहीं होगा, ये होगा हमारा जीपीसीआर की सिग्नलिंग में। एडेप्टेड प्रोटीन नहीं, ऑटो फोस्फोराइटिंग दी रिसेप्टर्स। देखो जब भी हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ऑटो फोस्फोरेशन तो होती है, तो ठीक है, बट इधर पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, खुद को तो कर रहा है वो तो ठीक है, बट नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट रास है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीके के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हैव ए साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन, क्या अंदर काइनेज डोमेन होता है या नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, होता है, और यही खासियत इसकी। आरटीके यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यानी ऐसा रिसेप्टर जिसके साइटोसोलिक डोमेन पर काइनेज प्रेजेंट है, और कौन सा काइनेज प्रेजेंट है, टायरोसिन काइनेज है। टायरोसिन काइनेज मतलब एक ऐसा काइनेज जो किसी भी प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा सकता है, ठीक है। अब डायमराइज अपॉन बाइंडिंग, बिल्कुल सही है, जब भी लाइगेंड आएगा वो डायमराइजेशन होगी। और चेंज कन्फर्मेशंस ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक डोमेन अपॉन लाइगेंड बाइंडिंग, बिल्कुल ठीक है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन की बात की जा रही है। फोर्थ, बिकम कैटालिटिकल एक्टिव आफ्टर कन्फर्मेशन चेंजेस, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिव हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है, तो आपका डी सही है, PQRS। अब आपका क्वेश्चन नंबर 28 मैप काइनेज के बारे में है। मैप काइनेज आर एक्टिवेटेड बाय रैस पाथवे, बिल्कुल सही है, रैस पाथवे से आपका मैप काइनेज एक्टिवेट होता है। फोस्फोराइलेट देयर टारगेट ऑन द टायरोसिन रेजिड्यू, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब भी आपका मैप काइनेज एक्टिवेट होता है तो मैप काइनेज एक सिराइन थ्रियोनिन काइनेज है, याद रखना, सिराइन थ्रियोनिन काइनेज, यानी एक ऐसा काइनेज जो किसी भी प्रोटीन के सिराइन और थ्रियोनिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाने की क्षमता रखता है। मैप काइनेज वो है, टायरोसिन पर थोड़ी करेगा वो। नेक्स्ट पढ़ो, एक्ट टू स्टिमुलेट और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स थ्रू द फॉस्फोराइलेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बिल्कुल सही है। बिकम एक्टिव व्हेन फॉस्फोरेटेड बाय द मैक, ठीक है, क्योंकि जब आपका रास एक्टिवेट होता है, रास राफ को करता है, राफ आपका मैक को करता है, और मैक करता है मैप काइनेज को, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, PRS, ये डी वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। The RAS protein was first identified as the product of the oncogene that cause the rat sarcomas and mutations in the RAS are found। देखो बहुत लंबा स्टेटमेंट जोड़ी लिखी हुई है, सिंपल आपको बताता हूँ। इसको ये बोला जा रहा है कि जब RAS प्रोटीन एक्टिव हो रही है तो चूहे के अंदर एक सार्कोमा हो रहा है। सार्कोमा एक कैंसरस डिजीज़ है जो मोस्टली हार्ड टिश्यू में होती है, यानी बोन्स में, कार्टिलेज में, मसल्स में, फैटी टिश्यूज में, उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो सार्कोमा हो रहा है जब हमारा रास प्रोटीन एक्टिव हो रही है, बोले आप। तो क्या कौन सी स्टेटमेंट इन्हें से बतानी है जिससे रास प्रोटीन एक्टिव ही रहेगी और कैंसर ही होता रहेगा,
तो ये बताना आपको। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है जिसमें आपको कैंसर होगा यदि रास एक्टिवेट हुआ तो पहली पढ़ो नॉन सेंस म्यूटेशंस। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रास में कभी भी नॉन सेंस नहीं होती है। नॉन सेंस एक ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है, भले ही उसका सीक्वेंस चेंज हो चुका है बट प्रोटीन वही बनी जो पहले बनी थी। ये स्टॉप कोडॉन आ गया है, ट्रंकेटेड प्रोटीन बन गई, तो ऐसा कुछ ही नहीं होता रास में। दूसरा पढ़ो आप, मिससेस म्यूटेशन दैट डिक्रीज द जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने बात बहुत बड़ी कह दी। यहाँ पर मान लीजिए कोई रास प्रोटीन है, अब इस रास प्रोटीन के ऊपर बोलेगा क्या हो गया, जीटीपी हाइड्रोलाइज ही नहीं हो रहा है। अगर जीटीपी हाइड्रोलाइज ही नहीं हो रहा है तो रास जीटीपी कौन से स्टेट है, मैंने आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर गलती नहीं करनी है अब आपको। ये गलती तो कभी करोगे नहीं, मुझे पता है। जब भी किसी प्रोटीन के साथ जीटीपी अटैच होगा तो वो एक्टिव स्टेट होगी, और जब भी जीडीपी अटैच होगा तो वो इनएक्टिव स्टेट होगी। अब रास के साथ जीटीपी अटैच है मतलब रास एक्टिव है, और ऊपर क्या बताया मैंने, रास एक्टिव होगा तो क्या होगा, कैंसर होगा, सार्कोमा होगा। और ये तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिससे कैंसर होगा, तो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट से कैंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जैक स्टैट पाथवे। एक पाथवे होता है जैक स्टैट पाथवे, इस पाथवे को हम बोलते हैं कौन सा पाथवे बोलते हैं, एंजाइम एसोसिएटेड पाथवे। यानी सेम आरटीके की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जैक स्टैट पाथवे में जो हमारा अंदर साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है उसमें टायरोसिनेज जो रेजिड्यू होता है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वो उसके अंदर नहीं होता है, उसके पास होता है। देखो डिफरेंस बताता हूँ मैं, ये देखो ये कोई आरटीके है, ये कोई जैक स्टैट पाथवे है। आरटीके में क्या होगा, आरटीके में पहले से ही अंदर की तरफ क्या होगी, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होगी, बट जैक में बाहर से टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी अटैच होगी, बस ये डिफरेंस है। ओके, अब इधर से क्वेश्चन बन गया है कि जैक काइनेज और टायरोसिन काइनेज, ये तो ठीक है, जैक काइनेज एक टायरोसिन काइनेज है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। स्टैट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट फॉर जैक काइनेज, बिल्कुल ठीक है। एक बार जैक एक्टिवेट होगा तो स्टैट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। साइटोकाइनेस रिसेप्टर एक्टिवेट जैक काइनेज, जैक काइनेज ही आपका साइटोकाइन से एक्टिवेट होता है क्योंकि साइटोकाइन एक क्या है, लाइगेंड है, बिल्कुल ठीक है। SS2 डोमेन ऑफ द स्टैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमराइजेशन ऑफ स्टैट है, इन्हें आपको पहले कहा हुआ है। जब भी आप आरटीके पास पे पढ़ोगे तो वहाँ पर जो फोस्फेट है उस फोस्फेट के साथ अटैच होना है तो उसके पास SS2 डोमेन होना चाहिए। मैंने आपको एक बार करवाया था, एक प्रोटीन होता है जिसके दो बाजू होती हैं, एक बाजू को हम बोलते हैं SS2 और एक बाजू को बोलते हैं SH3। अगर उसे फोस्फेट के साथ अटैच होना है तो उसके पास SS2 बाजू होनी चाहिए, SS2 आर्म होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर, PQR सॉरी डी नहीं, एक सेकंड, सी PQRS सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, साइटोकाइन रिसेप्टर, यही बात आ कि अब देखो ऊपर हमने किया, साइटोकाइन के रिसेप्टर कौन होते हैं, जैक स्टार्ट होते हैं। अब पढ़ो, साइटोकाइन रिसेप्टर हैव ए कार्बोक्सिल टर्मिनेट डोमेन व्हिच शो द काइनेज एक्टिविटी आर सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही है। आपके साइटोकाइन के रिसेप्टर जो जैक स्टार्ट होते हैं वो सिंगल पास होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर द नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यस। ये तो मैंने ऊपर डिफरेंस बताया आपको कि जो जैक स्टार्ट का जो रिसेप्टर होता है उस जैक रिसेप्टर में पहले से टायरोसिन एक्टिविटी नहीं होती है, बाहर से टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी अटैच होती है। तो पी में पढ़ो, पी में बोला गया है कि कार्बोक्सिल टर्मिनल पर पहले से ही काइनेज एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है, पहले से नहीं है, बाहर से एक्टिविटी अटैच हुई है, ठीक है। तो क्यू और आर इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वर आइडेंटिफाइड एंड हैव बीन प्रपोज्ड टू मेडिएट द एक्शन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब देखो स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन डी में जाइए, कहीं भी जाइए, सीधा ऑप्शन डी में जाइए। स्टेरॉयड हार्मोन कपल्ड प्रोटीन इज क्लीव्ड बाय द सेल एंड फ्री एस्ट्रोजन इज टेकन बाय सेल बाय द पैसिव डिफ्यूजन, बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट बताई हुई है। अब चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट NO। NO क्या है, NO का मतलब नो नहीं है, इधर NO का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, NO सिग्नलिंग। अब NO सिग्नलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
रेगुलेट्स द वैसोडाइलेशन। जब देखो जब एनो साइकिल चलती है तो मेम्ब्रेन जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो फूल जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है, यानी वैसोडाइलेशन होती है। बिल्कुल सही है ये भी। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल आर्जिनिन, तो एनो जो होता है ना एनो वो बनता है हमारा आर्जिनिन से, तो ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, इंड्यूस द एड्रेनाइलेट साइक्लेज विच कैटलाइज द साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एनो सिग्नलिंग में हमारा एड्रेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होता है, हमारा ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, वो साइक्लिक जीएमपी बनता है, साइक्लिक एएमपी नहीं बनता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। एनओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एन इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है, अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। डी एमिनेशन ऑफ हिस्टाडीन रिजल्ट इन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। अभी देखो जस्ट मैंने ऊपर आपको करवाया, अभी आप जस्ट ऊपर देखो, ये 33 क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि सिंथेसिस होती है एनओ की आर्जिनिन से, ठीक है, मैंने बताया ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और देखो 34 में पूछ लिया कि क्या हिस्टाडीन से एनओ बनता है, बिल्कुल रॉन्ग, हिस्टाडीन से थोड़ी एनओ बनता है, एनओ तो आर्जिनिन से बनता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट। तो सिंपल बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इनमें से जो जिसका रिसेप्टर सेल के अंदर है, बस यही है, कुछ नहीं पूछा गया है। और ये मैंने पहले ही चैप्टर में आपको करवाया है कि कौन से ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है और कौन से ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस रिसेप्टर या साइटोसोल के रिसेप्टर होते हैं। इधर पूछा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी साइटोसोल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। तो देखो नोर एपिनेफ्रिन इसके रिसेप्टर होते हैं साइटोसोल सेल सरफेस के रिसेप्टर के अंदर, तो ये तो गलत है। ग्लूकागोन इसके रिसेप्टर कौन है? जीपीसीआर है, तो ये भी गलत है। एसिटाइलकोलिन इसका रिसेप्टर होता है जीपीसीआर और एक और होता है निकोटिनामाइड वाला भी होता है, तो ये भी गलत है। एस्ट्रोजन बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर होते हैं और अकॉर्डिंग टू अपर क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, द रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है? ग्लूकागोन के रिसेप्टर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस के ऊपर। एड्रेनलिन के भी नहीं होंगे, इंसुलिन के भी नहीं होंगे। एस्ट्राडायोल के होता है एस्ट्रोजन जब एक्टिवेट होगा तो इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे? साइटोसोल के अंदर होंगे, और जैसे ही साइटोसोल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर चले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और वहाँ पर ऑन कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को, यानी इनके रिसेप्टर बिहेव्स लाइक अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय द स्टेरॉयड हार्मोन्स डिफरेंट फ्रॉम द अमाइंस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स बिकॉज। इसका आंसर आप खुद दोगे, ठीक है, मैं बता दूंगा क्या आंसर सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।